मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे थे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम पाठ्यक्रम निर्माण के 4 सोपान हम देख चुके हैं। पहला, उद्देश्य एवं लक्ष्य के आधार पर कैसे पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव के आधार पर किस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। तीसरी बात है विषय वस्तु का चयन, और चौथा है हस्तांतरण। अब तक पाठ्यक्रम निर्माण के हम इन जो 4 सोपानों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए। उद्देश्यों के बिना कोई भी क्रिया कार्य संभव नहीं है, तो शिक्षा कैसे हो सकती। उसी आधार पर कोई भी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय लक्ष्य या उद्देश्यों का होना अनिवार्य है, अन्यथा विषय वस्तु का चयन कैसे होगा। जब तक आपके लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक आप विषय वस्तु किस प्रकार से चयन करें। उसके बाद अधिगम अनुभव, क्योंकि जो भी हम विषय वस्तु का चयन या पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक को जीवन से संबंधित या वास्तविकता से संबंधित जो भी अनुभव है वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उनका किस प्रकार से इसके अंदर समावेश किया जाए। उसके बाद था विषय वस्तु का चयन, लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखना है। फिर बाद में इनका हस्तांतरण, यानी कि ये अध्यापक के माध्यम से बालक तक कैसे पहुंचेंगे या किस तरह से हस्तांतरित किए जाएंगे। कौन सी शिक्षण विधि होगी, कौन सी साधन सामग्री होगी, किस प्रकार की विषय वस्तु होगी जिसके जो कि एक बालक अध्यापक से द्वारा दूसरे बालक तक आसानी से हस्तांतरित की जा सके। अब बात आती है मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के बिना कुछ भी संभव या उसकी सत्यता को प्रमाणित करना संभव नहीं है, इसीलिए मूल्यांकन का होना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम देखेंगे कि मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण का जो अंतिम सोपान है वो है मूल्यांकन, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत चाहे विषय वस्तु का मूल्यांकन हो, किसी भी चीज का मूल्यांकन हो, वो मूल्यांकन होना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आती है वो है लक्ष्य उद्देश्यों का मूल्यांकन। लक्ष्य एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। लक्ष्य एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन, क्योंकि जो भी लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान में रखा जाना अनिवार्य या इनकी प्राप्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होनी चाहिए, और फिर बाद में उसके मूल्यांकन के जो भी स्तर हैं वो वहाँ पर समाहित होने चाहिए। यानी कि पाठ के बीच में, पाठ के अंत में मूल्यांकन प्रश्न रखे जाने चाहिए, जिसके माध्यम से पता चल सके कि जिन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। दूसरी बात आती है इसके अंतर्गत, वो है अधिगम मूल्यांकन। अधिगम मूल्यांकन यानी कि जो अधिगम बालक ने किया है, जो सीखा है, जो जाना है, जो अर्जित किया है, वो कहाँ तक कितना किया है, वह पूर्ण कर पाया है, अभी बाकी है, या जो विषय वस्तु सम्मिलित की गई है उससे अधिगम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इन समस्त चीजों को के मूल्यांकन की इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। अगली बात आती है इसके अंदर शिक्षण विधियों का मूल्यांकन।
शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, यानी कि शिक्षण विधियां जिनके द्वारा बालक को पढ़ाया जा रहा है, यानी ये बालक सीख लेता है, उसको अधिगम हो जाता है, उसको बात समझ में आ जाती है, अर्थात वो उसमें सम्मिलित की गई शिक्षण विधि उपयोगी है, काम कारगर है, का लाभदायक है, और यदि किसी के माध्यम से बालकों ने नहीं सीखा है तो फिर उस शिक्षण विधि में परिवर्तन की गुंजाइश नजर आती है। कहाँ पे नहीं सीखा है, किस प्रकार की उस विधि में सुधार की आवश्यकता है, इन चीजों को मतलब कि शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन किया जा सके पाठ्यक्रम में, क्योंकि इस जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो हमने देखा था कि विषय वस्तु का चयन या अधिगम अनुभवों का हस्तांतरण जो किया जाता है वो शिक्षण विधियों का या सहायक सामग्री का उपयोग। अब शिक्षण विधि सही है या नहीं है तो इसके बारे में पता कब चलेगा, जब बालक उसके विषय में सीख लेंगे, को जो विषय वस्तु जिस विधि के माध्यम से बालकों को पढ़ाई जा रही है, अगर वो बालक को समझ में आ जाती, सभी बालकों को अच्छे से समझ में आ जाती है, औसत मतलब कि कहा जाए कि एक औसत जो जनसमूह है छात्रों का, जो कक्षा का जो औसत विद्यार्थी है, उन सभी को अगर वो समझ में आ जाती है तो मानकर चलिए हम ये मानते हैं कि वह शिक्षण विधि बालकों के शिक्षण के लिए लाभदायक है। इसीलिए शिक्षण विधि का मूल्यांकन भी पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाना संभव होता है। उसके बाद आता है छात्र स्तर का मूल्यांकन। छात्र स्तर का मूल्यांकन यानी कि छात्र का स्तर क्या है, बालक किस स्तर तक है, यानी कि उसकी जैसे वो कक्षा 5 का 6 का बालक है और उसका स्तर अगर 6 से ऊपर का है, यानी कि उसकी मानसिक योग्यता बालक की अधिक है, तो निश्चित है कि बालक का इस मूल्यांकन विधि के माध्यम से बालक के स्तर को जाना जा सकता है। बालक की अगर कक्षा 6 से भी निम्न स्तर की है उसका भी पता मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जा सकता है। अर्थात पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय जो अंतिम सोपान जो है वो मूल्यांकन का है, जिसमें मूल्यांकन के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थात इस जब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है या उसके अंदर मूल्यांकन के पक्षों को सम्मिलित किया जाता है तो उसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि छात्र के स्तर की सही जानकारी हो सके, क्योंकि जब एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया तैयार करता है या जिसको हम कहते हैं पाठ्य योजना, पाठ्य योजना जब वो तैयार करता है तो वो बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर करता है कि औसत विद्यार्थी किस स्तर का है, तो उसकी पाठ्य योजना उसी के अनुकूल होगी। अगर मूल्यांकन की विधि के अंतर्गत बालकों के स्तर को जानने का अगर उसमें कोई भी अवसर नहीं है, कोई भी पक्ष नहीं है, कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है, कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि बालक के स्तर को जांचा जा सकता है, तो शिक्षक की जो योजनाएं हैं वो अप्रभावी हो सकती है, असफल हो सकती है, क्योंकि शिक्षक अपनी समझ के अनुकूल अपनी योजना का निर्माण करेगा, उसमें छात्र केंद्रितता नहीं होगी, फिर इस योजना के अंदर शिक्षक केंद्रितता का स्वरूप आता चला जाएगा। और जहां पर भी शिक्षा शिक्षक केंद्रित हो जाती है तो मानकर चलिए कि जो परिणाम हमें प्राप्त होने चाहिए वो परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए छात्रों के स्तर को जानने के लिए भी पाठ्य मूल्यांकन का उपयोग या पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसका स्थान होना चाहिए। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास, मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास, मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास यानी कि जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आज से 15-20 साल पहले यूं कहा जाए 20-25 साल पहले के मानकर चलिए कि मूल्यांकन का जो तरीका था, प्रश्न पत्र जो आते थे वो 5 निबंधात्मक प्रश्नों पर आते थे, यानी उच्च शिक्षा के अंदर या चाहे 10वीं 11वीं 12वीं के हों, उनमें निबंधात्मक प्रश्नों के ऊपर अधिक बल होता था। अर्थात उस समय बालक के ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, ज्ञान को जांचा नहीं जाता था, बल्कि उसकी लेखन क्षमता को। जो पहले जो मूल्यांकन पद्धति थी उसमें केवल
बालक के ज्ञान के स्तर को जांचने की कोई स्थान नहीं था। उसमें तो केवल बालक की लेखन क्षमता की जानकारी हासिल की जाती थी कि बालक में लिखने की कितनी क्षमता है। अर्थात कि जब ये लगा कि भाई हर व्यक्ति में लेखन क्षमता नहीं होती है, हर बालक में क्योंकि ज्ञान का अपना, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान को नहीं जांचा जा सकता, तब आया कि मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। तो उस आधार पर फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी स्थान दिया जाने लगा और धीरे धीरे ये कि वर्तमान में ये कहा जाने लगा है कि अगर ज्ञान के स्तर को जांचना है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, तभी बालकों के सही ज्ञान की जांच हो सके। अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया के विकास नियम कहना चाहिए कि दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन या विकास होना अनिवार्य है। क्यों? कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समाज की मांग में परिवर्तन होता है, छात्र की आवश्यकता, योग्यता, क्षमताओं में परिवर्तन होता है। ऐसे में मूल्यांकन प्रक्रिया में भी परिवर्तन आना अनिवार्य कहा जाता है। अगली बात जो आती है इसमें मूल्यांकन का अगला प्रश्न इसमें देखा जाता है वो है मूल्यांकन की सार्वभौमिकता। मूल्यांकन की सार्वभौमिकता यानी कि मूल्यांकन की सार्वभौमिकता यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि वर्तमान में सार्वभौमिकता के उदाहरण हम जैसे ये पीटीटी का टेस्ट है, नीट का टेस्ट है, जेईई का टेस्ट है, क्लैट का टेस्ट है, इनका क्या है, ये सारे एक तरह से कहा जाए कि मूल्यांकन की सार्वभौमिक पद्धति पर आधारित है। तो संपूर्ण भारत में एक जैसी पद्धति, एक जैसे प्रश्न प्रक्रिया, एक जैसे मूल्यांकन की मतलब जो अंक निर्धारण, अंक देने की जो पद्धति है वो एक जैसी है। उसी के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा विद्यार्थी इसमें प्रवेश पाने योग्य है। तो कहने का मतलब कि मूल्यांकन की पद्धति में सार्वभौमिकता का स्वरूप वो ऐसी मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो मूल्यांकन की पद्धति जो अपनाई जाती है वो सार्वभौमिक स्वरूप पर आधारित होनी चाहिए। अंतिम बात जो इसमें आती है वो है मूल्यांकन अनुभवों का समावेश। मूल्यांकन अनुभवों का समावेश यानी कि यहाँ पर जो मूल्यांकन के आधार पर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, इनसे बालक को किस तरह के अनुभव प्राप्त होंगे, इनका समावेश होना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन की पद्धति के अंदर बालक के अनुभवों को भी स्थान या उसके अनुभवों की जांच के भी जो पक्ष है उनका सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थात ये पाठ्यक्रम निर्माण करते समय जो ये अंतिम सोपान है इसके अंतर्गत मूल्यांकन है। मूल्यांकन किस तरह से कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से किया जाए कि पाठ्यक्रम शिक्षा से संबंधित जितने भी लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनकी जांच हो सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, अधिगम जो बालक कर रहा है उसका मूल्यांकन किया जा सके कि बालक कितना सीख रहा है। बालक अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, औसत विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसका मतलब पाठ्यक्रम पूर्ण है। और यदि औसत विद्यार्थी नहीं करते हैं तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर शिक्षण विधियों की भी ऐसे ही शिक्षण विधियां हो, चाहे छात्रों का स्तर हो, इन सबको जांचने के लिए या इनका मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन की पद्धति या पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन को पूर्ण स्थान होना चाहिए, जिससे कि जो उद्देश्य लक्ष्य लेकर शिक्षा प्रदान की जा रही है उन लक्ष्यों की आसानी से प्राप्ति या पूर्णता हो सके। इस आधार पर आपको अब एक गृह कार्य के रूप में प्रश्न करना है। प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान मूल्यांकन की
उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। और यहीं पर दूसरा प्रश्न जो है वो आपका है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ दो प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान मूल्यांकन। पाठ्यक्रम निर्माण का जो सोपान है कौन सा? मूल्यांकन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए कि पाठ्यक्रम निर्माण में मूल्यांकन की उपयोगिता कैसे। फिर बाद में है दूसरा प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। जो अब तक हमने लक्ष्य और उद्देश्य से लेकर जो पांचों सोपान आज तक पढ़े हैं इनको आपको स्पष्ट करना है, इनको आपको व्याख्या इनकी करनी है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह को बांधकर या फिर मास्क पहनकर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। किसी से भी बात करते समय 2 गज की दूरी को बनाए रखिए और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।